चौगढ़ के नरभक्षी पार्ट 3। लेखक जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट आगे लिखते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर विवियन 1930 मार्च को नरभक्षियों के क्षेत्र में दौरे पर थे। उसी महीने की 22 को एक अत्यावश्यक संदेश मिला। वे चाहते थे कि मैं तुरंत काला अगार पहुंचूं। वे वहीं पे मेरा इंतजार करेंगे। काला अगार नैनीताल से लगभग 50 मील पे था। मैं पत्र मिलने के 2 दिन बाद सुबह के नाश्ते के समय तक काला अगार फॉरेस्ट बंगलो पर पहुंच गया। वहां श्री एवं श्रीमती विवियन ठहरे हुए थे। नाश्ता करते हुए विवियन दंपत्ति ने बताया कि वे 21 मार्च की दोपहर के बाद यहाँ पहुंचे थे। जब वे बरामदे में चाय पी रहे थे, उनके बंगले के आसपास 6 स्त्रियां घास काट रही थी। तभी एक नरभक्षी ने एक स्त्री पर आक्रमण किया और उसे मारकर उठाकर ले गया। जल्दी जल्दी राइफलें पकड़कर अपने स्टाफ के साथ विवियन ने उसका पीछा किया। कुछ दूर जाके शाह बलूत के पेड़ के नीचे झाड़ियों में छिपी हुई स्त्री का शव उन्हें मिला। बाद में निरीक्षण करने पे मुझे पता चला कि विवियन के आने पे टाइग्रेस पहाड़ी से नीचे उतरकर रसबड़ी की झाड़ियों के झुरमुट में छुप गई थी। शाह बलूत के पेड़ पे विवियन के लिए एक मचान बनाई गई। कुछ दूर दूसरे पेड़ पर 2 आदमियों के लिए दूसरी मचान बांधी गई। ये स्त्री की डेड बॉडी के ऊपर थी। वे लोग रात भर बैठे रहे पर टाइग्रेस का कोई निशान नहीं दिखा। दूसरी सुबह उस औरत का अंतिम संस्कार कर दिया गया और एक भैंसा उस स्थान पर बांध दिया गया। यह स्थान बंगले से आधा मील दूर फॉरेस्ट रोड पर था। उसी रात वह भैंसा टाइग्रेस द्वारा मार दिया गया था। दूसरे दिन शाम को विवियन दंपत्ति भैंसे पर बैठ गए। उस रात चंद्रमा नहीं था। दिन का प्रकाश धूमिल हो चला था। आसपास की वस्तुएं अस्पष्ट हो रही थी। उनको एक आवाज सुनाई दी, फिर एक पशु आता दिखाई दिया। अंधेरे में उन्हें वह भालू दिखाई दिया। इस गलती के कारण उनका सारा शिकार का खेल व्यर्थ हो गया और नरभक्षी को शूट करने का श्रेय उनके नाम न हो सका। वैसे वे दोनों कुशल राइफल चलाने वाले थे। 25 तारीख को वे काला अगार से चले गए। उसी दिन मेरी 4 भैंसें आ पहुंची। अब यह पता चल गया था कि टाइग्रेस भैंसे जैसे प्रलोभन को भी स्वीकार कर रही थी, तो मैंने फॉरेस्ट रोड पे 100-200 गज के फासले पर भैंसों को बांध दिया। लगातार 3 रातें बाघिन उधर से गुजरी, परंतु उसने भैंसों को छुआ भी नहीं। चौथी रात बंगले के सबसे पास वाली भैंस को मार डाला। पास जाके निरीक्षण करने पे मैं बहुत निराश हुआ, क्योंकि भैंस को 2 तेंदुओं ने मारा था। मैंने पिछली रात उनकी आवाज सुनी थी, परंतु इस इलाके में गोली नहीं चलाना चाहता था। मैं बाघिन को यहाँ से दूर नहीं भेजना चाहता था, मगर तेंदुओं को न शूट करता तो मेरी बची हुई भैंसों को भी वे जरूर मार देते। इसलिए जब वे भैंसे के ऊपर वाली चट्टान पे धूप सेक रहे थे, तो मैंने उन दोनों को शूट कर दिया। काला अगार बंगले से फॉरेस्ट रोड कई मीलों तक पश्चिम की ओर जाते हुए बहुत ही सुंदर चीड़ शाह बलूत की पेड़ों की कतारों में से निकलना बहुत सुहावना सफर लगता है। कुमाऊं की तुलना में इन पहाड़ियों और जंगलों में शिकार के खेल के लिए सांबर, काकर और सुअर, साथ ही पक्षियों की भी एक विशाल संपदा मिलती है। 2 अवसरों पे मुझे शक हुआ कि बाघिन ने इसी जंगल में सांबर को मारा। दोनों बार खून के धब्बे तो मिले, लेकिन पशुओं की डेड बॉडीज नहीं मिली। अगले 14 दिन मैंने सूरज के प्रकाश में फॉरेस्ट रोड पे बिताए, जहाँ कभी किसी ने पैर न रखा होगा। उस दौरान केवल 2 बार मैं बाघिन के पास तक जा सका। पहली बार काला अगार पुल के पास सबसे अलग जनहीन एक गांव में गया था। यह जगह छोड़कर निवासी जा चुके थे। कारण था नरभक्षियों का आतंक। वापसी में मैंने पशुओं की पगडंडी का मार्ग लिया। यह मार्ग पहाड़ी के ऊपर से नीचे तक जा रहा था, जहां फॉरेस्ट रोड थी। चट्टानों के पास गया तो अचानक मुझे किसी खतरे का आभास हुआ। फॉरेस्ट रोड तक का फासला लगभग 300 गज का था। पहाड़ के बाद रास्ता सीधा नीचे कुछ दूर तक जाके दाईं ओर मुड़ता था, फिर तिरछा होके पर्वत के उस ओर जा रहा था। चट्टानों का ढेर दाईं ओर बीच में पड़ता था। चट्टानों के बाद एक हल्का सा मोड़ पगडंडी को बाईं ओर ले गया और 100 गज आगे जाकर एक तीखा मोड़ नीचे जाके फॉरेस्ट रोड से जुड़ गया था। इस रास्ते से मैं बहुत बार गया था, परंतु यह पहला मौका था जब मैं चट्टानों के पास से गुजरते हुए झिझक रहा था। इन चट्टानों से बच के निकलना हो तो मुझे कई 100 गज के घने झाड़ जंकाड़ से निकलना होगा, या फिर एक बड़ा लंबा चक्कर लगाना पड़ता। पहला रास्ता खतरों से भरा था। मेरे पास समय नहीं था।
क्योंकि सूरज डूबने ही वाला था। मुझे अभी 2 मील और आगे जाना था, तो मुझे पसंद हो या ना हो, मुझे चट्टानों का मार्ग ही लेना पड़ा। पहाड़ी के ऊपर हवा तेज चल रही थी, इसलिए मेरी बाईं ओर के रास्ते पे घनी झाड़ियों की मैं उपेक्षा कर सका। अब मुझे दाईं ओर की चट्टानों पे अपना ध्यान केंद्रित करना था। 100 गज के खतरे वाला क्षेत्र जब गुजर गया, यह फासला मैंने एक एक कदम ध्यान से रख के किनारे किनारे चल के चट्टानों की ओर मुंह करके राइफल कंधे पर टिका के पार किया था। आगे बढ़ने का अनोखा तरीका था ये। चट्टानों से 30 गज परे खुला क्षेत्र था, जहाँ कोई पेड़ नहीं था। ये रास्ते के दाईं ओर से शुरू होकर पहाड़ी तक 50 या 60 गज तक फैला था। इस स्थान पे एक काकड़ घास खा रहा था। मैंने उसको पहले देख लिया था, उसने अभी तक मुझे नहीं देखा था। मैं उसे आंख के कोने से देख रहा था। मुझे देखकर उसने अपना सिर पीछे की ओर फेंका। मैं उसकी दिशा में देख नहीं रहा था और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वह एकदम जड़ होकर खड़ा हो गया। इन जीवों की यही आदत है, जब वे सोचते हैं कि सामने वाले ने शायद उन्हें देखा नहीं है। केची मोड़ पर पहुंचकर मैंने कंधे के ऊपर से देखा तो काकड़ ने सिर नीचे कर लिया और वह पहले की तरह से घास खाने लगा। मोड़ पार करने के बाद मैं थोड़ी देर पगडंडी पे चला। अब काकड़ पहाड़ी के ऊपर की ओर तेजी से भागा। वह पागलों की भांति भौंक रहा था। मैं लंबे डग भरता हुआ वापस मोड़ तक पहुंचा। मैं सही समय पर पहुंच गया, क्योंकि तभी नीचे के रास्ते पर झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल हुई। स्पष्ट था कि काकड़ ने टाइग्रेस को देख लिया था। पगडंडी ही वह जगह थी जहां से उसने बाघिन को देखा होगा। झाड़ियों के पीछे से जो हलचल मैंने देखी थी, वह किसी पक्षी की भी हो सकती थी या फिर टाइग्रेस की भी। खैर, आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी खोजबीन आवश्यक थी। चट्टानों के नीचे से पानी रिसते हुए लाल बजरी वाले रास्ते पे टपक रहा था। वहां मेरे पैरों के निशान बने हुए थे। उन्हीं पे टाइग्रेस के तिरछे छापे बने हुए थे। वहीं पे वह चट्टान के ऊपर से कूदी थी और मेरा पीछा कर रही थी। काकर ने चेतावनी भरी भौंकने की आवाजें दी थी। तभी टाइग्रेस रास्ता छोड़ के झाड़ियों में दुबक गई। वहीं पे मैंने झाड़ियों में कुछ हलचल देखी थी। टाइग्रेस तो इस क्षेत्र के चप्पे चप्पे से परिचित थी। चट्टानों पे मुझे मारने का मौका न मिलने के कारण पहले तो वह कैंची मोड़ पर ही मुझ पर आक्रमण करने वाली थी, लेकिन काकड़ ने सारा खेल बिगाड़ दिया। अब शायद वह घने जाड़ जंखाड़ में रास्ता बना के दूसरे मोड़ पे मुझे घेरने वाली थी। आगे उसी रास्ते पे चलना उचित नहीं था, इसलिए मैं काकड़ के पीछे पीछे खुले इलाके की ओर चला गया। बाईं ओर मुड़कर मैं अपना रास्ता बनाता हुआ मैदान में आ गया। नीचे फॉरेस्ट रोड पे पहुंच गया। यदि दिन में पर्याप्त प्रकाश होता तो मैं उस शाम को टाइग्रेस को निरस्त कर देता, क्योंकि परिस्थितियां मेरे अनुकूल थी। जब वह चट्टानों के सुरक्षित स्थानों से बाहर निकल आई तो वह मेरे उद्देश्य को नहीं जानती थी, जबकि मैं उसके इरादे से भली भांति परिचित था। खैर, सब कुछ मेरे अनुकूल होते हुए भी मैं फायदा न उठा सका, क्योंकि शाम घिराई थी। मैंने कहीं पर पहले भी सहज बोध का उल्लेख किया है, जो हमें आने वाले खतरे का आभास कराता है। मैं इस विषय पर अधिक बात न करके केवल इतना ही कहूंगा कि यह बोध वास्तविक होता है। मैं इसे जानता नहीं, इसलिए इसे समझा भी नहीं सकूंगा। इस प्रसंग में मैंने टाइग्रेस को न देखा, न सुना, न किसी पशु या पक्षी ने उसकी उपस्थिति का कोई संकेत दिया था। फिर भी मैं निश्चित रूप से जानता था कि वह चट्टानों के पीछे मेरा इंतजार कर रही है। उस दिन कई घंटों से मैं बाहर था और जंगल में कई मील चल चुका था। फिर भी मैं अथक भाव से सावधानी बरत रहा था। पहाड़ के शिखर पे चट्टानों को देखते हुए मुझे अनुभव हुआ कि इनमें मेरे लिए कोई संकट छुपा हुआ था। यह सहज बोध 2 मिनट बाद ही सही प्रमाणित हुआ। कांकड़ की जंगल के साथियों के लिए चेतावनी भरी भौंकने की आवाज से तथा मेरे पैरों के निशानों पर नर पक्षियों के पद चिन्हों से। अब तक मेरे विवरण को जिन पाठकों ने धैर्यपूर्वक पढ़ा है, उनके लिए मैं टाइग्रेस के साथ अपनी पहली और आखिरी भेंट का स्पष्ट और विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करना चाहता हूँ। काला आगर पहुंचने के 19 दिन बाद 11 अप्रैल 1930 की दोपहर से पहले बाघिन से मेरी मुलाकात हुई। मैं उस दिन 2 बजे अपने 3 भैंसों को फॉरेस्ट रोड पे पहले से चुनी हुई 3 जगहों पे बांधने के लिए गया। बंगले से 1 मील पहले सड़क पहाड़ियों के शिखर पर एक उन्नत भूभाग से गुजरते हुए उत्तर पश्चिम की ओर काला आगार पर्वत श्रृंखला पर जाती है। वहां मुझे जलावन के लिए लकड़ी इकट्ठी करते हुए बहुत से आदमी मिले। उनमें से एक वृद्ध ने नीचे की एक पहाड़ी की ओर
शाह बलूत के पेड़ के नीचे झाड़ियों के झुरमुट की ओर संकेत किया। उसका कहना था कि पिछले साल वहीं से आके टाइग्रिस ने उसके बेटे को मार डाला था। बेटे की आयु केवल 18 साल की थी। मैंने पिता के मुख से उसके पुत्र की हत्या की दुखभरी कहानी नहीं सुनी थी, इसलिए जब हम लोग सड़क के किनारे धूम्रपान कर रहे थे तो उसने इस भयानक दुर्घटना का वर्णन किया। फिर जहां उसका बेटा मारा गया था वह जगह दिखाई। दूसरे दिन उसके शरीर के जो भी अवशेष मिले उनके बारे में भी बताया। वृद्ध अपने बेटे की मृत्यु के लिए उन 25 लोगों को दोषी मान रहा था जो उस दिन लकड़ियां चुनने आए थे। व्याकुल होकर वह कह रहा था कि वे सब मेरे बेटे को टाइग्रिस के हाथों मरने के लिए अकेला छोड़कर भाग गए। मेरे पास बेटे कुछ लोग उन 25 लोगों में शामिल थे। उन्होंने अपने ऊपर लगाए हुए इल्जामों का जोरदार खंडन किया, उल्टे वृद्ध को ही दोषी ठहराया। वे कह रहे थे कि यही जोर से चिल्लाता हुआ आया था कि इसने बाघ की गर्जना सुनी है। सब अपने प्राणों को बचाना चाहते हो तो भाग जाओ। ये सुन के भगदड़ मच गई। वृद्ध पिता किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ। सिर हिलाते हुए बोला, तुम सब बड़े हो, वह तो लड़का था, उसे अकेला छोड़कर तुम लोग भाग गए। मुझे पश्चाताप हो रहा था क्योंकि मैंने यह प्रश्न पूछे जिससे सब इतना उत्तेजित हो गए और फिर पुत्र वियोग में दुखी पिता को ही दोष देने लगे। इन सब बातों का कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने अपने आदमियों को निर्देश दिया कि वह एक भैंसे को वहां बांध दे जहां वह लड़का मारा गया था और बाकी 2 भैंसे बंगले पर वापस ले जाएं। जब हम वहां बैठे थे वहीं पास में ही एक फुटपाथ नीचे पहाड़ी से वादी की ओर जा रहा था। फिर टेढ़े मेढ़े रास्ते से ऊपर चीड़ के पेड़ों की घर से घिरी ढलान से 2 मील आगे तक जाके फॉरेस्ट रोड से मिल जाता था। ये मार्ग एक खुले जमीन के टुकड़े के पास से शाह बलूत के पास झाड़ियों के झुरमुट तक जा रहा था जहाँ पे वह लड़का मारा गया था। जमीन के इस टुकड़े पे एक अकेला चीड़ का छोटा पेड़ था। मैंने उसको काट के वहां भैंसे को बांध दिया। एक आदमी को घास काट कर उसके सामने रखने को कह दिया। माधो सिंह नाम का एक व्यक्ति गढ़वाल से युद्ध में काम करता था और बाद में अब यूनाइटेड प्रोविंस पायनियर फोर्स में काम कर रहा था। वह मेरे साथ था। उसको मैंने शाह बलूत के पेड़ पे चढ़ा दिया। उसको हिदायत दी कि वह अपनी कुल्हाड़ी के सिर को सूखी शाखा पर बजाता रहे, साथ ही गांव वालों की भांति ऊंची आवाज में पुकारे। मैं 4 फुट ऊंची चट्टान पे बैठ गया। चट्टान के पार पहाड़ी सीधी नीचे वादी की ओर जा रही थी। वह अब घने पेड़ों और कांटेदार झाड़ियों से ढकी हुई थी। नीचे मैदान से घास काटकर पहले वाले आदमी ने कई चक्कर लगा लिए थे। पेड़ पे बैठा माधो सिंह कभी चिल्ला रहा था, कभी मस्ती में गा रहा था। मैं चट्टान पे खड़ा सिगरेट पी रहा था। मेरी राइफल मेरी बगल में थी जब अचानक मैं सजग हो गया। नरभक्षी आ गया। जमीन पे खड़े आदमी को मैंने जल्दी से अपने पास बुलाया और सीटी बजाकर माधो सिंह को चुप रहने का इशारा किया। मैदान 3 ओर से खुला था। माधो सिंह पेड़ पर मेरी बाईं ओर था। घास काटने वाला मेरे सामने था जबकि भैंसा मेरे दाईं ओर था। वह बेचैन हो रहा था। इस क्षेत्र में टाइग्रिस मेरी नजर से बच नहीं सकती थी। वह जैसे ही पास आई तो मुझे समझ में आ गया कि वह मेरे पीछे की ओर नीचे है। मैंने जैसे चाहा था निसंदेह वैसे ही टाइग्रिस माधो सिंह की आवाज से आकर्षित हुई। वह चट्टान पे आ गई और मुझे ऊपर की ओर मुंह करके देख रही थी कि शायद आगे क्या करना है यह तय कर रही होगी। मेरे जगह बदलने पर और आदमियों के मौन हो जाने से वह शक में पड़ गई थी। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि एक सूखी टहनी पहाड़ी से गिरी। तब मेरी बेचैनी कम हुई और तनाव चला गया, परंतु एक मौका हाथ से निकल गया। फिर भी मेरे पास एक शॉट लेने का मौका था। मुझे विश्वास था कि वह जल्दी लौटेगी। जब वह हमें वहां न पाएगी तो निश्चिंत होकर भैंसे को मार के संतुष्ट हो जाएगी। अब भी दिन डूबने में 4-5 घंटे शेष थे। मैं वादी को पार करके सामने जाके ऊपर की ओर से पहाड़ी को देख पाऊंगा। यदि मुझे शूट करने का मौका मिला तो वह 200-300 गज का फासला होगा, पर मेरी 275 की राइफल अचूक थी। यदि मैं उसको घायल भी कर सकूं तो उसके रक्त की रेखा तो मिल ही जाएगी, जिसके पीछे पीछे जाकर मैं उसे खोज लूंगा। निश्चित रूप से महीनों जंगल मीलों मीलों खोजते रहने से तो यही रास्ता अच्छा होगा। मेरे साथ के आदमी मेरे लिए कठिनाई थे, परंतु उन्हें बंगले पे अकेले भेजना कत्ल से कम न होता, इसलिए उनको साथ रखना इस समय मेरी जरूरत थी। भैंसे को पेड़ की जड़ से कस के बांधने का कारण यह था कि टाइग्रिस उसे खींचकर न ले जा सके। मैंने मैदान को छोड़ के दूसरा रास्ता पकड़ा ताकि मैं अपनी योजना को लागू कर सकूं। मैं चाहता था कि सामने वाली पहाड़ी से उसको शूट कर सकूं।
100 गज चलने के बाद मैं खड्ड पे आ गया। इस मार्ग पे चलते हुए दूर जाके घनी झाड़ियां थी। इनमें 2 आदमियों के साथ प्रवेश करना उचित न था। मैंने खड्ड में जाना ही ठीक समझा, सो वहीं से प्रवेश करके वादी तक चलने का निर्णय किया। खड्ड 10 गज छोड़ी और 4-5 फुट गहरी थी। जो ही मैं उसमें उतरा, एक अबाबिल फड़फड़ाती हुई उड़ गई। अबाबिल एक पक्षी का नाम है। मैंने जिस चट्टान का सहारा लिया था, वहां 2 अजीब से अंडे पड़े थे। एक का रंग भूसे जैसा था, उस पे भूरे रंग की गहरी रेखाएं बनी थी। दोनों का आकार भी अनोखा था। एक लंबा और तीखा था, दूसरा संगमरमर जैसा सफेद और गोल था। मेरे संग्रह में अबाबिल के अंडे नहीं थे। मैं इनको जमा करना चाहता था। मेरे पास उनको सुरक्षित रखने का कोई पात्र नहीं था। मैंने अपने बाएं हाथ में उन अंडों को रखा और काई से लपेट लिया। मैं खड्ड से आगे चला तो उसके किनारे ऊंचे होते जा रहे थे। 60 गज आगे चल के खड्ड 12 से 13 फुट गहरी हो गई। वर्षा का पानी खड्डों में प्रवेश कर जाता है तो चट्टानें शीशे जैसी चमक जाती है। ऐसी चट्टान पर नीचे उतरने के लिए कोई पैर रखने की जगह नहीं थी। मैंने राइफल साथी को थमाई और नीचे फिसल गया। तभी मेरे साथी भी छलांग मारकर आ गए। वे बहुत ही उत्तेजित थे। मुझे राइफल पकड़ाकर पूछने लगे कि क्या मैंने टाइगर की आवाज सुनी है। मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी थी, शायद फिसलते हुए चट्टान पे कपड़ों की खिचखिच के शोर के कारण। मेरे प्रश्न पूछने पे उन्होंने बताया कि उन्होंने गुरगुराहट सुनी थी, कहीं पास से ही, परंतु किस दिशा से ये उन्हें नहीं पता था। टाइगर सामान्य रूप से अपनी उपस्थिति का भान नहीं होने देते हैं। हम एक असंतोषजनक तर्क ये दे सकते हैं कि वह हमारे पीछे पीछे आई थी और मेरे नीचे फिसलने के बाद निराशा में उसने गुरगुराया हो। जहां हम तीनों पास पास खड़े थे, हमारे पीछे दाईं और 15 फुट की चट्टान खड्ड की ओर झुकी थी। हमारी बाईं ओर 30-40 फुट ऊंची लुढ़की हुई बड़ी चट्टानें थी। खड्ड की रेतीली जमीन पे एक बहुत बड़ा चीड़ का पेड़ गिरा हुआ था, जिसने खड्ड को अवरुद्ध कर दिया था। रेत इसी के कारण फैली थी। बाहर की ओर निकलती हुई चट्टान पेड़ से 12 या 13 फुट दूर थी। वहां पहुंचा तो भाग्यवश मैंने देखा कि रेतीली जमीन चट्टान के पीछे की ओर जा रही थी। यह चट्टान जिसके बारे में मैं इतनी बात करता हूँ, उसे मैं एक विशाल स्कूली स्लेट कह सकता हूँ। नीचे की ओर 2 फुट मोटी और खड़ा करने पे उसकी लंबाई ठीक 90 डिग्री नहीं बनती। जैसे ही मैंने इस विशाल स्लेट को पार किया, मैंने दाएं कंधे से पीछे की ओर देखा और सीधे टाइग्रेस का चेहरा मेरे सामने था। मैं आपको स्थिति का स्पष्ट चित्र समझाना चाहता हूँ। चट्टान के पीछे का रेतीला क्षेत्र एकदम सपाट था। उसके दाईं ओर मुलायम स्लेट थी, 15 फुट ऊंची और थोड़ी बाहर को निकली हुई। उसकी बाईं ओर मंजा हुआ किनारा, वह भी 15 फुट ऊंचा और कांटों वाली झाड़ियों से ढका हुआ, जबकि दूर तक फिसलन वाली चट्टान थी, पहले वाली जैसी जिससे मैं फिसला था। रेतीला स्थान तीव्र प्राकृतिक दीवारों से घिरा था। यह 20 फुट लंबा और 10 फुट चौड़ा था। इसी पर चारों पंजे फैला के बाघिन लेटी हुई थी। उसके मुख पे मुस्कान थी, बिल्कुल एक कुत्ते जैसी जिसका मालिक बहुत दिन के बाद आया हो। 2 विचार मेरे मन में आए। पहला कि यह मुझ पे निर्भर करता है कि पहला कदम मैं उठाऊं, और दूसरा विचार था मैं इस प्रकार से कुछ करूं जिससे वह चेतन न हो जाए या घबरा न जाए। राइफल मेरे सीधे हाथ में थी और मेरी छाती पे सीधी रखी हुई। सुरक्षा बटन बंद था। बाघिन की ओर लाने में गोल चक्र को 3/4 घुमाना पड़ता। राइफल को घुमाने का काम एक हाथ से बहुत धीरे से अदृश्य रूप से मैंने शुरू किया। जब व्रत का 1/4 भाग पूरा हो गया और राइफल मेरी दाईं तरफ से संपर्क में आ गई, तो बाह को लंबा करना आवश्यक था। बाह पूरी सीधी करते ही राइफल का बोझ महसूस होने लगा। अब तो जरा सा आगे करके राइफल की दुनाली थी। बाघिन अब तक मेरी ओर एकटक देख रही थी। उसके चेहरे पर अब भी वही खुशी भरी मुस्कान थी। राइफल को 3/4 व्रत पूरा करने में कितना समय लगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी आंखें तो बाघिन पर थी। मैं राइफल की दोनाली की हरकत को देख नहीं पा रहा था। लग रहा था कि मेरी बाह जड़ हो गई है और राइफल का व्रत कभी पूरा नहीं होगा। खैर, वह किसी तरह पूरा हुआ। जो ही मैंने बाघिन के शरीर की ओर निशाना साधा, तुरंत ट्रिगर दबा दिया। राइफल चली। उसके सारे प्रमाण मेरे पास थे, फिर भी मैं एक दुस्वप्न की पकड़ में था। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ट्रिगर दबाने पर भी इन नाजुक क्षण में राइफल चलती ही नहीं। बाघिन एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर रही और फिर धीरे धीरे उसका सिर फैले हुए पंजों पर गिर गया।
उसी समय जहां गोली लगी थी, रक्त का एक फव्वारा फूटा। गोली ने उसकी रीढ़ की हड्डी को चोट पहुंचाई थी, उसके दिल के ऊपर के भाग को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। मेरे पीछे पीछे चलने वाले आदमी टाइग्रेस से अलग हो गए थे, क्योंकि बीच में एक बहुत मोटी चट्टान आ गई थी। वे एकदम रुक गए जब उन्होंने मुझे रुक कर सिर को मोड़ते हुए देखा। अपनी सहज वृत्ति से उन्होंने जान लिया कि मैंने बाघिन को देख लिया था। मेरे व्यवहार से भी यह उन्हें पता लग गया कि वह पास ही है। माधो सिंह ने बाद में बताया कि वह चिल्लाकर मुझे बताना चाह रहा था कि मैं अंडे गिराकर दूसरा हाथ भी राइफल पर रख लूं। जब मैंने गोली चला दी और राइफल की नोक पैर पर रख दी तो माधो सिंह ने जल्दी से आकर राइफल ले ली और मुझे बाहर मुक्त कर दिया, क्योंकि अचानक मेरी टांगे मेरे शरीर को संभाल नहीं पा रही थी। मैं गिरे हुए पेड़ पे जाके बैठ गया। बाघिन के पैरों का निरीक्षण किए बिना ही मैंने जान लिया कि यही चौगढ़ की बाघिन थी, जिसको मैंने अभी अभी उचित आखेट क्षेत्र में भेज दिया था। उसने तेज कैंची जैसे दांतों से 64 मनुष्यों के जीवन के तार काट दिए थे। शिकार का खेल जब तक उसके अपने हाथों में था, तभी उसने स्वयं अपने ही जीवन का धागा काट दिया। आप लोग जिन 3 चीजों को मेरे प्रतिकूल मानते हैं, वे वास्तव में मेरे अनुकूल थी। वे थी मेरे बाएं हाथ में अंडे, मेरी हल्की राइफल और बाघिन का नरभक्षी होना। यदि मेरे हाथ में अंडे न होते तो मेरे दोनों हाथ राइफल पर होते। जब मैंने पीछे मुड़ के टाइग्रेस को इतना पास देखा तो सहज वृत्ति से घूमकर उसका सामना करता। अब तक मेरे स्थिर रहने से जो बाघिन की छलांग तब तक रुकी हुई थी, वह निश्चित रूप से मुझ पे मार दी गई होती। दूसरे, यदि मेरी राइफल हल्की न होती तो मैं जिस प्रकार से उसे धीरे धीरे आगे कर रहा था वह न कर पाता। तीसरा, यदि बाघिन नरभक्षिणी नहीं होती तो अपने को घिरा हुआ पाकर बाहर की ओर भागती और रास्ते में से मुझे हटा देती, और हटाने का अर्थ जानलेवा ही होता है। मेरे साथी एक लंबा चक्कर काट के पहाड़ी पर गए, भैंसे को खोला और रस्से को संभाल लिया आगे के आनंददायी उद्देश्यों के लिए। मैं चट्टानों पर चढ़कर खड्ड तक गया और अंडे वास्तविक स्वामी के लिए वापस रख दिए। मैं स्वीकार करता हूँ कि अपने खिलाड़ी भाई की तरह मैं भी अंधविश्वासी हूँ। 1 वर्ष में 3 बार काफी लंबे अरसे तक मैंने कोशिश की और काफी श्रम पूर्वक कि मैं इस बाघिन को मार सकूं, परंतु मैं सफल नहीं हुआ। और अब अंडे उठाने के कुछ ही मिनट बाद मेरी किस्मत बदल गई। अंडे इस दौरान मेरे बाएं हाथ की हथेली के मध्य में सुरक्षित रहे। जब मैंने उन्हें एक चट्टान के छोटे से दबे हुए हिस्से में रखा तो वे तब तक भी गर्म थे। आधे घंटे के बाद मैं उसी रास्ते से निकला तो अंडे गायब थे। वास्तव में वे अपनी माँ के नीचे थे। माँ उन्हें अपने पंखों में समेट कर सो रही थी। अबाबिल चितकबरी चट्टान पर बैठी हुई अलग से दिखाई ही नहीं दे रही थी। उसके रंग ऐसे घुल मिल गए थे कि परिवेश से उसे अलग करना कठिन था। भैंस महीनों की देखभाल से पालतू बन गई थी और वह कुत्ते की भांति पीछे पीछे आती थी। पहाड़ी पर से भागती हुई आदमियों के साथ साथ चलने की कोशिश कर रही थी। वह बाघिन के पास गई, उसे सूंघा और रेत पर लेट गई, फिर संतोष से जुगाली करने लगी। हम सब एक मजबूत डंडे से बाघिन को बांधने में लग गए। मैंने माधव सिंह को बंगले पे जाके मदद करने के लिए कुछ लोगों को साथ लाने के लिए कहा। वह किसी भी कीमत पर नहीं माना। वह और उसका साथी नरभक्षी को उठाने का गौरव किसी और के साथ बांटने को तैयार नहीं थे। मैंने मदद करने को कहा तो उसने कहा कि बीच बीच में रुककर आराम करके बाघिन को ले जाना कठिन नहीं होगा। हम तीनों तगड़े आदमी थे। 2 को तो बचपन से ही बोझ उठाने की आदत थी। तीनों आदमी मेहनत का जीवन बिताने के आदी थे, फिर भी यह एक भागीरथ कार्य था। हम जिस रास्ते से जा रहे थे वह बहुत तंग और घुमावदार था। टाइग्रेस को बांधने वाला डंडा इतना लंबा था कि बार बार सांस लेने के लिए रुकना पड़ रहा था। कंधों पे रखा हुआ डंडा दबाव डाल रहा था। उसके नीचे रखे हुए मोटे कपड़ों का पैड इधर उधर करना पड़ रहा था। हम सीधे पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। रास्ते में रसभरी और कांटों की झाड़ियों में हमारे कपड़ों के टुकड़े फंसकर लटक गए थे। हमारी चमड़ी तक भी छिल गई थी। बहुत दिन तक हमारे लिए नहाना मुश्किल का काम था। सूर्य अब भी आसपास की पहाड़ियों पर चमक रहा था। 3 अस्त व्यस्त परंतु प्रसन्न आदमी बाघिन को उठाए हुए पीछे पीछे आती हुई भैंस के साथ काला अगार जंगल में बंगले पर पहुंचे। उस शाम के बाद से अब तक कोई मनुष्य मारा नहीं गया, नहीं घायल हुआ। कई सौ वर्ग मील पर्वतों और घाटियों में 5 वर्ष तक चौगढ़ की टाइग्रेस का आतंक रहा था।
पूर्वी कुमाऊं का नक्शा मेरे सामने टंगा हुआ है। मैंने उस पे एक और कांटा और तिथि अंकित कर दी। कांटा काला अगार से 2 मील पश्चिम की ओर है। उसके नीचे तारीख लिखी है 11 अप्रैल 1930। टाइग्रेस के पंजे टूटे हुए थे, मुंह में तीखे दांत टूटे हुए थे और जड़ तक घिसे हुए थे। इन सभी परेशानियों के कारण वह नरभक्षिणी बन गई थी, इसलिए पहले आक्रमण में वह शिकार को मार नहीं पाती थी। बहुत बड़ी संख्या में मनुष्यों पर उसने आक्रमण किए, पर जब से मैंने उसके बच्चे को गलती से शूट कर दिया था, तब से वह उसकी मदद से वंचित हो गई थी। तो ये थी कहानी चौगढ़ के टाइगर की, जो कि नरभक्षी थे और जिन्होंने बहुत सारे इंसानों को मारा। आखिर में जिम कॉर्बेट ने उसको खत्म करके इंसानों को इस दुख से, इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई और टाइग्रेस भी एक तरीके से मुक्त हो गई, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी और वो अब शिकार नहीं कर पाती थी, इसीलिए वो नरभक्षिणी बन गई थी। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की मनोरंजक कहानियां आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।